हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं, किसके लिए मौजूद रहते हैं? अनसोल्ड पेपर सीरीज़ के लिए हम लोग हमेशा प्रिपेयर रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो हम लोग जो है कि बायोलॉजी का अनसोल्ड पेपर कर रहे हैं और केमिस्ट्री का अनसोल्ड पेपर आपके यूट्यूब पर उपलब्ध है। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आपके अनसोल्ड पेपर 2018, 2019, 2020 के सॉल्व हैं और 2022 के बहुत जल्द ही आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है ना? तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है बायोलॉजी अनसोल्ड पेपर 2020 सेट नंबर 3 WI, जिसका कोड है, उसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना? तो इसमें से हम लोग कोई बिना विलंब किए हुए और तुरंत हम लोग चालू करते हैं क्या, अनसोल्ड पेपर का सलूशन करना। ठीक है ना? अनसोल्ड पेपर का सलूशन चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहले का नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एंड्रोजेंस स्रावित होता है। एंड्रोजेंस स्रावित होता है, तो एंड्रोजेंस इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, लीडिंग कोशिकाओं से। लीडिंग कोशिकाओं से। इसका ख नंबर क्वेश्चन, कौन सा आनुवंशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है? पहली चीज तो त्रिसूत्रता का मतलब होता है XX, हर एक जोड़ी में 2 होते हैं और जब ये 3 गुणसूत्र हो जाए तो उसे कहते हैं त्रिसूत्रता, है ना? जब 3 गुणसूत्र हो जाए तो उसे हम कहते हैं त्रिसूत्रता के कारण होता है। वो भी 21वीं जोड़ी में, यानी दैहिक गुणसूत्र है तो वो किस में होता है? इसका थर्ड ऑप्शन सही है, डाउन सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम में ऐसा होता है। ग नंबर है, निम्नलिखित किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा की जाती है? किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा की जाती है? तो इसका पहला सही है टाइफाइड। टाइफाइड रोग की जो है जांच विडाल टेस्ट द्वारा की जाती है। इसका घ नंबर है, कह रहा है आनुवांशिक रूपांतरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भैया इसके तीनों कथन सत्य, यानी चारों में से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी इसमें चारों ऑप्शन सही हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कहाँ? दूसरे के का पर। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कहता है? कह रहा है अनिषेक जनन क्या है ना? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दूसरे का अनिषेक जनन क्या है? तो अनिषेक जनन के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? और नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूं, दूसरे नंबर का अनिषेक जनन, इसे इंग्लिश में पार्थिनोजेनेसिस भी बोलते हैं। पार्थिनोजेनेसिस भी बोलते हैं, अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस, इसको भी बोला जाता है। ठीक है ना? तो पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है कि जब बिना निषेचन के, यानी निषेचन नहीं हुआ है, अंडे का निषेचन नहीं हुआ, फिर भी बिना निषेचन के, अर्थात अनिषेचित अंडाणु से, नए जीव का विकास होना, नए जंतु का विकास होना, पार्थेनो या अनिषेक जनन कहलाता है। अनिषेक जनन कहलाता है। ये कहां पर मिलता है? मधुमक्खी में मिलेगा। मधुमक्खी के जो नर होते हैं वो बिना निषेचन के तैयार होते हैं। ततैया में मिलेगा आदि। ऐसा जनन यहां पर पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर दूसरे की खा की बात करें, कह रहा मंगोलियाई जड़ता क्या है, इसे किसने खोजा था। तो हमारी हेडिंग बनती है मंगोलियाई जड़ता। मंगोलियाई जड़ता के बारे में हमें बताना है क्या होती है। यह एक आनुवंशिक रोग है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यह एक आनुवंशिक रोग है। कैसा रोग है भैया, आनुवंशिक रोग है। और आपको पता होना चाहिए आनुवंशिक रोग जो होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में ट्रांसफर होते रहते हैं। जो 21, ये 21 लिखा हुआ है, 21, ठीक है ना, 21वें जोड़ी के गुणसूत्र, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण, त्रिसूत्रता मतलब x x x, 3x हो जाते हैं, जैसा कि ये वही क्वेश्चन है। त्रिसूत्रता के कारण होता है, अर्थात कुल गुणसूत्र 47 हो जाते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति में, ऐसे व्यक्ति का चेहरा, यानी उसके लक्षण क्या प्रकट होते हैं, कैसे हम लोग पहचानेंगे। मंगोलियन की भांति चेहरा कैसा हो जाता है। जो मंगोलियन एक ये जनजातियां होती हैं जो जंगलों में पाई जाती हैं, वैसा हो जाता है, भांति हो जाता है, मंगोलियन की भांति हो जाता है। कद छोटा होगा, कद छोटा, गर्दन धसी हुई होती है, कद छोटा, गर्दन धसी हुई, मुख खुला हुआ, आदि लक्षण दिखाई देते हैं, आदि लक्षण होते हैं। ठीक है, अब इसी में जुड़ा हुआ है कि इसकी खोज किसने की थी। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, हेडिंग डाल दें खोजकर्ता, ठीक है ना, डाउन, मिस्टर डाउन। और इन्हीं के नाम से इसी क्वेश्चन को दूसरे शब्दों में पूछा जा सकता है कि डाउन सिंड्रोम क्या है, ऐसा भी पूछ सकता है ना। क्या पूछ सकता है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसलिए जो है इसको डाउन सिंड्रोम। तो इसके खोजकर्ता जो है वो मिस्टर डाउन है, डाउन ने इसे खोजा था, इसलिए इसे डाउन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। तो ये था हमारा दूसरे का खा। अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के गा पर चलने वाले हैं। और भैया अनुरोध है, फ्री में आपको मिल रहा है, विनम्र अनुरोध है कि आपसे 1 रुपया नहीं लिया जा रहा, ना कुछ किया जा रहा है, कोई चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं, घर बैठे आपकी तैयारी हो रही है। तो आप लोग लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और कमेंट जरूर कर दें। कमेंट में मैं आपके पढ़ता हूं और मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई भी देता हूं, जिससे ये तो पता चले और आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। जब आप कमेंट करें तो अपना डिस्ट्रिक्ट नेम जरूर डालें, जिससे मुझे पता चले कि आप यानी मुझसे फ़ायदा लेने वाले कितने लोग हैं और कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा। क्वेश्चन नंबर 2 का गा क्या कह रहा है, कह रहा है सेब
को एक आभासी फल क्यों कहते हैं? सेब को एक आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो लिख सकते हैं कुछ पौधों में पुष्पासन, कुछ पौधों में फल के निर्माण के समय, फल के निर्माण के समय, ठीक है ना, जब यानी फल बनता है, जब फल, वैसे तो अंडाशय जो है फल में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, समय, अंडाशय के अतिरिक्त, अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पासन, अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पासन, दलपुंज, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज आदि भाग लेते हैं। यानी अंडाशय से नहीं बना फल, उसके पुष्पासन से बन गया और दलपुंज से बन गया, बाह्य दलपुंज से बन गया, तो ऐसे पुष्पों को, ऐसे फलों को हम लोग आभासी फल कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? ऐसे फल आभासी फल कहलाते हैं। ऐसे फल आभासी फल कहलाते हैं। अब इसी बात पर उसने क्या कहा है कि पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो जब सेब की बात आई तो सेब में लिखेंगे क्या? सेब की रचना पुष्पासन से होती है। सेब की रचना भैया पुष्पासन से होती है। पुष्पासन वाला भाग जो है सेब की रचना करता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा कह रहा है, दूसरे का गा हो चुका है, दूसरे की घा की बात करते हैं ना। कह रहा है यदि एक द्विरज्जुक डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए। कह रहा है 20% साइटोसिन है तो एडेनिन कितने प्रतिशत होगा? ये क्वेश्चन कह रहा है। क्या लिखेंगे? चारगाफ के नियम के अनुसार, चारगाफ के नियमानुसार, चारगाफ ने इसके बारे में बताया था। क्या बताया था? कि एडेनिन की मात्रा हमेशा, एडेनिन की मात्रा हमेशा, एडेनिन की जो मात्रा होती है वो हमेशा थायमीन के बराबर, थायमीन के बराबर, यानी जितनी मात्रा में एडेनिन होगा उतनी ही मात्रा में थायमीन होगा, ठीक है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि A बराबर T और C बराबर G, है ना। A बराबर T, A माने एडेनिन, T माने थायमीन, C बराबर साइटोसिन और G बराबर ग्वानिन। यानी कहने का मतलब है कि एडेनिन थायमीन के बराबर होता है तो साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के बराबर होगा, ठीक है ना। अब यदि सवाल में क्या दिया है कि डीएनए में साइटोसिन, डीएनए में साइटोसिन 20% है। कितना है भैया? 20% है। तो साइटोसिन 20% है तो ग्वानिन कितना होगा भैया? क्योंकि दोनों बराबर हैं तो ग्वानिन भी कितना होगा? 20% हो जाएगा, है ना। अब 20%,
तो 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो a प्लस टी बराबर कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा, क्योंकि टोटल सब तो 100% होगा ना। तो उसने पूछा किसमें है, एडेनिन की मात्रा था, तो क्वेश्चन कह रहा था एडेनिन के प्रतिशत की गणना की, एडेनिन के प्रतिशत की गणना करना है, ठीक है ना। साइटोसिन है, एडेनिन के प्रतिशत की गणना करना है। तो जब दोनों इक्वल होते हैं, a बराबर टी है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए लिख सकते हैं टी की जगह पर, क्योंकि दोनों इक्वल है, 60 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2a बराबर 60% हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 60% अपॉन 2 इक्वल टू 30% आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एडेनिन की मात्रा कितनी आ गई, एडेनिन की मात्रा हो गई हमारी 30%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का अंगा जैव प्रबलीकरण का क्या अर्थ है, व्याख्या कीजिए। ठीक है ना। तो जैव प्रबलीकरण जो है ये आपका पहले सेट में हो चुका है और शायद छूटा है, तो हम कराए दें। क्वेश्चन नंबर 2 का अंगा था जैव प्रबलीकरण का क्या अर्थ है, व्याख्या कीजिए। तो जैव प्रबलीकरण उत्तम खाद्य गुणवत्ता, माने जो हमारा भोजन मिलता है, जो गेहूं रोटी दाल चावल मिलते हैं, इसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए, उत्तम खाद्य गुणवत्ता को सुधारने के लिए पादप प्रजनन द्वारा, यानी पौधों का प्रजनन करा के ऐसी पादप किस्मों या कहते जातियों को तैयार किया जाता है, ऐसी जातियां प्रजातियां तैयार की जाती है जिसमें विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण आदि जो हमारी बॉडी को चाहिए, जो एक जीवधारी को चाहिए, आदि पदार्थों की पूर्ण मात्रा उपस्थित हो, जैव प्रबलीकरण कहलाता है ना। पूर्ण रूप से मात्रा उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रबलीकरण कहते हैं। क्लियर हुई बात। अब हम इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के का। 2 का अंग हमारा खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। 3 का कह रहा पुनर्योगट डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं, इसके कृषि में उपयोग का वर्णन कीजिए। ठीक है ना। तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक, इसका आंसर आपका सेट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर, सेट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 9 पर उपलब्ध है। पूरा डिटेल में कराया गया है लॉन्ग आंसर में, तो इसको आप वहीं से कर लेंगे। आगे इसने कहा है कृषि में उपयोगिता, तो कृषि में इसकी क्या उपयोगिता है उसके बारे में हम आपको लिखा दें। तो कृषि में जो इसकी उपयोगिता होती है, क्या होती है कि इस विधि की सहायता से, क्या लिख सकते हैं, इसकी सहायता से, इसकी किसकी, पुनर्योगट डीएनए तकनीक, यानी इसी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। तो इस विधि की सहायता से तंबाकू, प्याज, मक्का, तंबाकू, प्याज, मक्का, जौ, ये फसलों का हो गया, गेहूं, मटर, तंबाकू, प्याज, मक्का, गेहूं, जौ, मटर आदि उत्कृष्ट जातियों आदि की उत्कृष्ट जातियों का विकास किया गया है ना। इससे क्या होगा, अधिक उत्पादन वाली फसलें तैयार होती हैं, उनकी गुणवत्ता में सुधार होता है, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण आदि सबकी इनमें प्रचुर मात्रा उपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का खा, सहभोजिता को परिभाषित कीजिए, इसका एक उदाहरण भी लिखिए। तो 3 का जो खा है वो क्या कह रहा है भैया, सहभोजिता, सहभोजिता की बात करता है। कह रहा है सहभोजिता क्या है। वह पारस्परिक क्रिया, वह पारस्परिक
है ना, वह पारस्परिक क्रिया जिसमें दो जीवधारी साथ में रहते हैं, और एक को लाभ होता है, परंतु दूसरे को ना तो लाभ है और ना ही हानि होती है। ठीक है, दो जीवधारी एक साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, एक को तो दूसरे से लाभ हो जाता है लेकिन दूसरे वाले को ना तो कोई लाभ होता है और ना ही उससे कोई नुकसान होता है, उसे कहते हैं सहभोजिता। ठीक है ना। कह रहा था उदाहरण दीजिए तथा इसका एक उदाहरण भी दीजिए। तो उदाहरण क्या होता है? आर्किड पादप का नाम है। आरोही एवं कंडलताएं। आर्किड में आरोही एवं कंडलताएं जो होती हैं इसका उदाहरण बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 का ग कह रहा वाहित मल से आप क्या समझते हैं? वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है? वाहित मल से आप क्या समझते हैं? वाहित मल से हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है? तो तीसरे का जो खा है, गा नंबर है, क्या लिख सकते हैं? वाहित मल। ठीक है, हेडिंग डालेंगे वाहित मल। वाहित मल आप जानते हैं क्या होता है कि प्रवाहित किया गया मल, यानी कि जैसे छोटे बच्चों को नाली में बैठा दिया जाता है और नाली में जाने के बाद वो आप आगे समझ गए होंगे, इसकी बात करते हैं। जल में अपशिष्ट पदार्थ जैसे मल मूत्र के मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। के मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है, जिसे वाहित मल कहते हैं। के मिलने से क्या होता है? जल प्रदूषित हो जाता है, जिसे वाहित मल कहते हैं। यानी जल में जितनी भी गंदगी मिलाई गई, उस गंदगी के मिलने से जल हमारा बेकार हो गया, प्रदूषित हो गया, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाहित मल कहते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है, उसने कहा वाहित मल से हानियां क्या क्या हैं, तो हेडिंग डाल देंगे हानियां। नंबर 1, वाहित मल की हानियां क्या है? वाहित मल मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, यानी वाहित मल से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। मानव स्वास्थ्य यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। नंबर 2, वाहित मल से जलाशय में O2 की कमी हो जाती है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने से क्या होगा? जलीय जीव मर जाएंगे, जिससे और भी ज्यादा जल प्रदूषित हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का घ कह रहा है कि वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए द्विकुंडलिनी डीएनए मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए।
वाटसन एवं क्रिक द्वारा जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था उसका डायग्राम पूछ रहा है, वर्णन नहीं पूछ रहा है, तो वो आपको सेट नंबर 2 यानी 2020 की बात करते हैं, 2020 के ही सेट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 8 पर करवाया जा चुका है। सेट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 8 पर इसका डिटेल और डायग्राम पूरा वर्णन किया गया, वहां से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का अंगा कह रहा है प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो भैया प्रतिरक्षी अणु का जो नामांकित चित्र है वो आपकी बुक में दिया गया होगा, आपके मॉडल पेपर में दिया गया है। अब जैसे कि मेरे पास ये अवतार का मॉडल पेपर है, अवतार का, इसके पेज नंबर 79 है ना, इसके जो है पेज नंबर, अवतार के पेज नंबर 79 के क्वेश्चन नंबर 21 पर दिया गया है। तो इसका डायग्राम हम लोग वहीं से देख लेंगे, है ना, इसका डायग्राम हम लोग वहीं से देख लेंगे। मैं थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा हूँ, अगर आपको आ रहा होगा कैमरे में, तो इतना ये डायग्राम आपका दिया गया है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन वहीं से हो जाएंगे। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के का पर, कह रहा बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। बंध दंपति, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, 4 का बंध दंपतियों को संतान, ऐसे बंध का मतलब होता है ऐसे पति पत्नी या ऐसा शादीशुदा जोड़ा जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिसको बच्चे नहीं हो रहे, वो बच्चे पाने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई गई हैं, बनाई गई हैं, जिनसे कि उन्हें बच्चे पैदा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, या वो भी माँ बाप बन सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में, लिखेंगे कि बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, नंबर 1 पर हेडिंग डालेंगे अंतः पात्रे निषेचन, शॉर्ट में इसको IVF बोलते हैं, अंतः पात्रे निषेचन IVF बोलते हैं। इसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, यह तकनीक, मैं इसको बोलूंगा जैसा कि आपको पिछले सेटों में बताया कि लॉन्ग आंसर को बोलना पड़ता है। यह तकनीक उन स्त्रियों के लिए सहायक होती है जिनमें गर्भधारण नहीं होता, इस क्रिया में अंडाणु को शुक्राणु से प्रयोगशाला में ही निषेचन करवाया जाता है, और निषेचन के पश्चात बनी 32 कोशिकीय अवस्था में माता के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। अब इसका विकास सामान्य बच्चे की तरह होता है। इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, तो ये पहली विधि थी। नंबर 2 पर हेडिंग पड़ेगी अंतः
गर्भाशयी अंतःगर्भाशयी शुक्राणु सेचन, शुक्राणु सेचन ये दूसरी विधि है और इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं IUI। अंतःगर्भाशयी शुक्राणु सेचन हेडिंग डालेंगे और इसके बारे में लिखेंगे क्या कि इस विधि का उपयोग उन स्त्रियों के लिए किया जाता है, इस विधि का उपयोग उन स्त्रियों के लिए किया जाता है जिनके पतियों की वीर्य में शुक्राणु कम होते हैं। इस अवस्था में किसी दूसरे सामान्य पुरुष के शुक्राणु को पृथक करके कृत्रिम रूप से निषेचन कराया जाता है। कृत्रिम रूप से निषेचन कराया जाता है और मादा की योनि में स्थापित कर दिया जाता है। मादा की योनि में स्थापित कर दिया जाता है। नंबर 3, अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण ICSI है ना, ये तीसरी विधि है। तो लिखेंगे प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए शुक्राणु को अंडाणु से निषेचित किया जाता है। और बाद में निषेचित अंडे को मादा के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। यह तकनीक पुरुषों में शुक्राणुओं के अभाव या अक्षमता के लिए अपनाई जाती है। अक्षमता के लिए अपनाई जाती है। नंबर 4 है युग्मनज अंतः अंडवाहिनियां। युग्मनज अंतः अंडवाहिनियां स्थानांतरण। इसको शॉर्ट में जिफ्ट बोलते हैं, ZIFT। इसमें लिखेंगे इस विधि में प्रयोगशाला में निषेचित अंडाणु से बने जाइगोट को 24 घंटे के पश्चात
24 आवर्स के पश्चात, 24 घंटे के पश्चात मादा की अंडवाहिनी में लेप्रोस्कोप द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। और नंबर 5 की विधि है युग्मनज अंतः अंडवाहिनी स्थानांतरण। इसे गिफ्ट बोलते हैं शॉर्ट में। क्या लिखेंगे? इस विधि का प्रयोग उन स्त्रियों के लिए किया जाता है जिनमें अंडाणु नहीं बनते। क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट हो गया। तीन नंबर का क्वेश्चन है, 3 विधियां पूछी गई हैं जिनमें हमने आपको 5 लिखा दी, कोई भी 3 आप कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का खा देखते हैं क्या है। कह रहा है असंग जनन क्या है, इसका क्या महत्व है। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग असंग जनन। क्या हेडिंग डाली हमने? असंग जनन डालते हैं। और असंग जनन के बारे में हम लोग लिखते हैं क्या होगा कि इसकी खोज विंकलर, ठीक है ना, इसकी खोज जो है विंकलर ने 1908 में की थी। विंकलर ने 1908 में की थी। इनके अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है और बीच बीच में जाने कहाँ चला जाता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, बीच बीच में जाने कहाँ चला जाता है कि हम लोग किताबों को समेट कर उधर रख देते हैं और मोबाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम और रील्स वगैरह बनाने में लग जाते हैं। तो भैया कभी कभी ये जो दिल का ख्याल है इसको हटा दीजिए और सीधे 100% दिल को अपने समझा दीजिए कि भैया 2-3 महीने बाद हमारा एग्ज़ाम है। वहाँ पर जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो क्वेश्चन सैकड़ों किलोमीटर ऊपर से एग्जाम हॉल के ऊपर से निकल जाएगा। तब सबरा जो दिल इधर उधर का कभी ख्याल है वो सब पंखे देखने में कि पंखों में जाला कितना है, सफाई नहीं होती, इसमें टाइम निकल जाएगा। खैर कोई बात नहीं, मजाक की बात थी। इनके अनुसार कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में संयुग्मन के बिना ही पौधों के जीवन चक्र में संयुग्मन के बिना ही यानी निषेचन नहीं हुआ, संयुग्मन नहीं हुआ, नए पौधे का विकास हो जाता है। असंग जनन कहलाता है। असंग, संग मतलब नहीं है, असंग मतलब संग नहीं है, अर्थात नर और मादा का मिलन नहीं हुआ, यह असंग जनन है, ठीक है ना। अब इसका कह रहा है इसका महत्व क्या है। क्या कह रहा है? इसका महत्व क्या है। तो महत्व क्या होता है लिखेंगे असंग जनित
बीजों से, यानी जो असंग जनन के फलस्वरूप पौधा बना उसके बाद जो उसमें बीज तैयार होंगे, बीजों से संकर संतति, असंग जनित बीजों से संकर संतति के लक्षणों का, संकर संतति के लक्षणों का पृथक्करण नहीं होगा, मतलब उनको हम अलग नहीं कर सकते, पृथक्करण नहीं होगा, क्योंकि यह पौधे बिना निषेचन के बनते हैं, क्योंकि यह पौधे बिना निषेचन के बनते हैं। अतः किसान को प्रतिवर्ष महंगे बीज खरीदने की आवश्यकता होगी, महंगे बीज खरीदने की आवश्यकता होगी। अभी तक क्या होता है, हमारे भारतीय किसान क्या करते हैं कि अपना गेहूं बोया, गेहूं के बीज रख लिए, धान बोया, धान के बीज रख लिए, अगली साल उन्हीं को फिर से बो दिया, तो क्या होता है कि नया बीज तैयार हो गया, नया पौधा तैयार हो गया और वही बीज से टर्नओवर चलता रहता है। लेकिन जो ऐसे बीज होते हैं ये दोबारा उगेंगे नहीं और किसान को नुकसान होगा इससे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का क और 4 का खा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के खा पर गा पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का गा, चौथे का गा कह रहा है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। 4 का गा सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखना है। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाल दिया सक्रिय प्रतिरक्षा। क्या डाल दिया? सक्रिय प्रतिरक्षा। इसमें क्या लिख सकते हैं? जब व्यक्ति की शरीर की अपनी कोशिकाएं प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं। जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं तो इसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। मतलब हमने कोई दवा नहीं ली, बाहर से कोई एंटीबायोटिक्स नहीं खाया और फिर भी हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनने लगे रोगाणु से लड़ने के लिए, तो उसे हम कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। यह प्रतिरक्षा धीमी गति से होती है, यानी आज आपको जुकाम हो जाए तो 5-6 दिन लग जाएंगे धीरे धीरे ठीक होने में, लेकिन ठीक हो जाएगा। और पूरे जीवन काल में कार्य करती है। जीवन काल में कार्य करती है, पूरे जीवन काल कार्य करती रहती है। ठीक है ना, पूरे जीवन काल में यह कार्य करती रहती है। जैसे कि अब हेडिंग डालेंगे क्या? निष्क्रिय प्रतिरक्षा।
दोनों में अंतर लिखना था। तो अंतर जरूरी नहीं कि कॉलम बनाए, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। इसमें क्या निष्क्रिय प्रतिरक्षा में जब शरीर की रक्षा के लिए, जब शरीर की रोगाणु से रक्षा के लिए, रोगाणु से रक्षा के लिए यानी हमारे बॉडी को बचाना है, रोगों से लड़ने से बचाना, रोगों से बचाना है, अन्य जीव के शरीर में बने प्रतिरक्षी को सीधे ही हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। यानी डेवलप कहीं और किया गया, किसी दूसरे जीवधारी के शरीर में इसको डेवलप किया गया और हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रवेश करा दिया जाए, तो इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। तो इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। इसका प्रभाव कुछ समय के लिए ही होता है। इसका प्रभाव कुछ समय के लिए ही होता है। सक्रिय पूरे जीवन काल कार्य करती है और ये कुछ समय नहीं, जब तक आपने दवा ली तब तक आप ठीक रहेंगे। दवा ली, महीने 2 महीने और ठीक रहे, उसके बाद में आपको फिर से ये रोग हो सकता है। क्लियर हुई बात? तो ये थी सक्रिय प्रतिरक्षा और ये थी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। चौथे का घ कह रहा है कि अनुकूली विकिरण, है ना, अनुकूली विकिरण को परिभाषित उपयुक्त उदाहरण की सहायता सहित इसकी व्याख्या कीजिए। तो चौथे का जो घा है, अनुकूली विकिरण, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर मैं अभी नहीं दूंगा, हो सकता है आपको अगले सेट पर दे दूं, इसलिए आप लोग इसको स्वयं देख लें। और अब हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलना है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को अब प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के का कह रहा है परजीविता, निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो परजीविता में क्या लिख सकते हैं कि इस प्रकार की सहभोजिता में, क्या लिख दे, इस प्रकार की अंतःक्रिया में, इस प्रकार की अंतःक्रिया में दोनों सहभोगियों मतलब जो होता है, जो 2 जीवधारी एक साथ रह रहे हैं, दोनों सहभोगियों में एक को लाभ होता है, एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है। एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, मतलब फायदा एक ही का होगा, दूसरा मारा जाएगा या कुछ और नुकसान हो जाएगा। जैसे कि
अमरबेल। अमरबेल को आप जानते हैं, किसी भी पौधे पर उखाड़ कर डाल दीजिए, वो उस पर पूरा कब्जा कर लेगी, उस पर पूरा प्रभुत्व कर लेगी, अपना कब्जा कर लेगी और खुद जिंदा रहेगी लेकिन उसको मार देगी, अर्थात उसी से भोजन पानी लेगी और उसी को नुकसान पहुंचाएगी। दूसरी हेडिंग है सहोपकारिता। इसी का का पहला पार्ट था, अब हम लोग दूसरी हेडिंग डाल रहे हैं सहोपकारिता। सहोपकारिता क्या होती है? सहोपकारिता, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। इस प्रकार के अंतः संबंध में, इस प्रकार की अंतः क्रिया, वैसा ही लिख देते हैं जैसा कि ऊपर है। अंतः क्रिया में दोनों सहभोगियों को लाभ होता है, मतलब नुकसान किसी का है ही नहीं, एक दूसरे का लाभ होता है, दोनों को लाभ मिलता है, किसी को नुकसान नहीं होता है, उसे कहते हैं। जैसे कि लाइकेन एग्जाम्पल में है, लाइकेन किससे बनता है? शैवाल प्लस कवक। शैवाल चूंकि हरे होते हैं आप जानते हैं, तो ये क्या करते हैं? वायुमंडल से प्रकाश और CO2 लेकर के भोजन बनाते हैं, और कवक में जड़ें होती हैं जो शैवाल को भोजन बनाने के लिए नमी और पानी और खनिज लवण उपलब्ध कराती है। तो एक दूसरे का काम चलता रहता है, आपस में मिलकर रहते हैं और दोनों को लाभ होता है। पांचवें का का कंप्लीट हो गया। पांचवें का खा कह रहा है शुष्कतारंभी। पांचवें खा क्या कह रहा है कि शुष्कतारंभी अनुक्रमण को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो पांचवें का जो खा है, क्वेश्चन नंबर 5 का खा, हेडिंग डालेंगे शुष्कता रंभी अनुक्रमण। शुष्कतारंभी अनुक्रमण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। और जानने के लिए ही तो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जानने के लिए ही हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और इसी से हमें आगे बढ़ना है, अपनी बोर्ड एग्जाम कंप्लीट करना है, आगे नीट, पैरामेडिकल, ऐसे बैचों को स्टार्ट आपको मतलब फाइट करना है, जिससे कि आप अपना जीवन यापन और जॉब पा सकें। तो जैसा कि हमने बताया कि पैरामेडिकल का बैच हमारा इटावा में मॉर्निंग 8 AM से चौबुर्जी नियर बलराम सिंह चौराहा पर शुरू हो रहा है। पैरामेडिकल का बैच इटावा में मॉर्निंग 8 AM से चौबुर्जी में नियर बलराम सिंह चौराहा के पास शुरू हो रहा है। तो जो इटावा के हैं वो ऑफलाइन बैच होगा, ऑनलाइन संभव नहीं है। 3-3 टीचर लगेंगे, 3-3 4-4 टीचर लगेंगे, अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, इसलिए ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है मॉर्निंग 8 AM से, और ये होगा 6 दिसंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो इसको साफ कर देते हैं क्योंकि हमें, तो नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं अपने शुष्कतारंभी अनुक्रमण के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो जल की कमी वाले स्थानों पर आने वाले अनुक्रमण को, जल की कमी वाले स्थानों पर आने वाले अनुक्रमण को शुष्कतारंभी अनुक्रमण कहते हैं। जल की कमी वाले स्थानों पर आने वाले अनुक्रमण को शुष्कतारंभी अनुक्रमण कहते हैं। वह प्रजाति,
आगे लिखेंगे वह प्रजाति जो खाली चट्टान पर अनुक्रमण करती है, यानी अनुक्रमण प्रारंभ करती है, सबसे पहले वही आती है, अनुक्रमण करती है, अनुक्रमण करती है मूल अनिषेक प्रजाति कहलाती है, अनिषेक प्रजाति कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में लाइकेन, सर्वप्रथम लाइकेन ही है जो खाली चट्टान पर आते हैं, उसके बाद वो मिट्टी में बदलते हैं, फिर उससे बड़ी वनस्पतियां, उससे बड़ी वनस्पतियां, धीरे धीरे खाली चट्टान जो है वो हरे भरे जंगल में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना। पांचवें का घ कंप्लीट हो गया। पांचवें का ग, पांचवें का ग करा अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतान को कह रहा है क्लोन क्यों कहते हैं। बड़ी भैया कठिन समस्या है, क्लोन के बारे में पूछ लेता है। क्योंकि आंसर लिखेंगे क्योंकि अलैंगिक जनन द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानें हूबहू, या एक मिनट, उत्पन्न संतानें आकारिकी, यानी उसके आकार रचना आकारिकी एवं आनुवंशिकी, आकारिकी एवं आनुवंशिकी रूप में हूबहू समान होती है, यानी अपने पेरेंट के हूबहू सेम टू सेम होती हैं। ठीक है ना। इसलिए इन संतानों को क्लोन कहा जाता है। इन संतानों को क्लोन कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गया। इस तरह से 5 का गा भी कंप्लीट हो गया और 5 का घा। कह रहा जीन चिकित्सा क्या है, मानव में एडिनोसिन डीएमएनएज की कमी का उदाहरण देते हुए जीन चिकित्सा पद्धति का वर्णन कीजिए। तो इसको कंप्लीट करते हैं, सॉरी साफ करते हैं और हम लोग चलते हैं 5वें के घा पर। क्वेश्चन नंबर 5 का घा, हेडिंग डालना है जीन चिकित्सा। तो इसे मैं बोलूंगा, एक लॉन्ग आंसर है तो इसे मैं आपको बोलूंगा। क्वेश्चन था जीन चिकित्सा क्या है मानव में। तो पहले जीन चिकित्सा के बारे में जान लेते हैं। तो लिखिएगा जिन आनुवंशिक रोगों का इलाज किसी जीन को रोगी मानव की कोशिकाओं को अथवा ऊतकों में प्रवेश करा के किया जाता है, वह जीन चिकित्सा कहलाती है।
इस विधि में भ्रूण अथवा भ्रूण एम्ब्रियो जिसको बोलते हैं अथवा शिशुओं में जीन जनित रोगों की पहचान व निदान की विधि अपनाई जाती है। यानी जीन के द्वारा उत्पन्न रोगों को पहचाना जाता है और उनका उपचार किया जाता है, निदान किया जाता है। ये जीन चिकित्सा कहलाती है। फिर इसी में हेडिंग डालेंगे गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षी न्यूनता रोग, SCID शॉर्ट में इसको कहते हैं। तो इसमें लिख लीजिएगा, ये इसी क्वेश्चन का भाग है, कोई अलग नहीं है, इसी क्वेश्चन का भाग है। लिखेंगे क्या, यह एक प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करने वाला दुर्लभ रोग है जिसे बबल बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। जो कि आगे लिखें, जो कि X गुणसूत्र पर उपस्थित जीन एंजाइम ADA एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम ADA के संश्लेषण हेतु है ना, संश्लेषण हेतु उत्तरदायी है। इस रोग से ग्रसित बच्चों में प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम अनुपस्थित होता है। पैराग्राफ चेंज करेंगे, नई लाइन से लिखेंगे, जीन चिकित्सा का प्रयोग सर्वप्रथम 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडीए एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था, जिसके लिए आरएनए की अनुप्रति को किसी भी विषाणुवाहक में स्थानांतरित किया जाता है। तत्पश्चात रोगी की अस्थि मज्जा, इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो, अस्थि मज्जा से कोशिकाओं को निकालकर उसमें विषाणु का संक्रमण कराते हैं। तत्पश्चात कोशिका का
संवर्धन कराते हैं। और इन कोशिकाओं को पुनः रोगी की अस्थिमज्जा में अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? कह रहा वर्णांधता क्या है? वर्णांधता क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हेडिंग डालेंगे वर्णांधता। इंग्लिश में इसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। वर्णांधता, वर्ण अंधता, है ना। यह एक एक्स गुणसूत्र संलग्न रोग है। कौन सा है? एक्स गुणसूत्र संलग्न, यानी एक्स गुणसूत्र से जुड़ा हुआ रोग है। इसका वर्णन सर्वप्रथम हॉर्नर ने किया था। इसका वर्णन सर्वप्रथम हॉर्नर ने किया था। किसने किया था भैया? हॉर्नर ने किया था। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति ड्राइवर, पेंटर व कलाकार नहीं बन पाते, क्योंकि भैया उन्हें कलर की पहचान नहीं होती है। वो लाल को हरा देखेंगे और हरे को लाल देखेंगे। ड्राइवर बना दिया, ट्रेन ड्राइवर बना दिया, लाल बत्ती जल रही है, गाड़ी खड़ी करना, उसको हरी दिखाई पड़ेगी और वो ठोक देगा जाके, है ना, वो ठोक देगा जाके। आगे क्या लिखते हैं? इसकी वंशागति निम्न प्रकार होती है। क्या है पहली कंडीशन? XCX, आपको पता है XX लड़कियों में होते हैं। अगर XCX कंडीशन है तो ये वाहक स्त्री होगी। सेकंड कंडीशन है XCXC, ये वर्णांध स्त्री होगी। और तीसरी कंडीशन है XCY। XY आपको पता है पुरुषों में होते हैं, लड़कों में होते हैं, तो ये वर्णांध पुरुष होगा। यानी इसमें एक ही में है तो वर्णांध हो जाएगा, इसमें एक दोनों में होगा तो वर्णांध होगी। वाहक का मतलब होता है इस पर डिसीज है, इसकी संतानों में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन इस पर कोई इसका असर नहीं होगा। इसी क्वेश्चन में आगे जोड़ रहा है कि यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह, इसी को हम इधर करेंगे, कह रहा है वर्णांध पुरुष का विवाह, तो हमने क्या लिखा? आप लोग क्या करें, अपनी कॉपी में नीचे लिखेंगे वर्णांध पुरुष है, सामान्य स्त्री से होता है। स्त्री कैसी हो गई? सामान्य हो गई। तो इस दंपति के पुत्रों में प्रसामान्य दृष्टि का अनुपात क्या होगा? आइए, वर्णांध पुत्र है XCY, वर्णांध पुरुष का जीन क्या बना? XCY, और सामान्य स्त्री के जीन क्या होंगे? XX होंगे, है ना। सामान्य स्त्री के जीन क्या होंगे? XX। इसमें युग्मक बनेंगे, इसका XC बनेगा, ये Y बनेगा, ये X होगा और ये भी X होगा। पहले का तीसरे से क्रॉस होगा XCX, ये क्या हो गई? वाहक पुत्री। क्या हो गई? वाहक पुत्री। इसी का क्रॉस इससे हो गया तो ये भी क्या बना? XCX बन गया। ये भी हो गई वाहक
पुत्री। इसका इससे क्रॉस हुआ XY, इस पर जीन नहीं आया तो सामान्य पुत्र हुआ, और इसका इससे क्रॉस हुआ तो ये भी हो जाएगा क्या, सामान्य पुत्र हो जाएगा। तो उसने कहा पुत्रों में प्रसामान्य दृष्टि क्या क्या होगा, 100% पुत्र जो है 100% पुत्र सामान्य, दोनों पुत्र पुत्र दो ही बनेंगे तो 100% पुत्र जो होंगे वो सामान्य होंगे। ये आपका आंसर हो गया। छठवें का का कंप्लीट हो गया। अब हम इसको साफ करेंगे और छठवें के खा पर चलेंगे। क्या कहता है हमारा छठवें का खा। क्वेश्चन नंबर 6 का खा कह रहा पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी पीसीआर का उपयोग करते हुए किस प्रकार लाभकारी जीन का प्रवर्धन किया जाता है। पीसीआर क्रिया का कह रहा है प्रारंभ करते हुए किस प्रकार लाभकारी जीन का प्रारंभ किया जाता है। तो हेडिंग डालेंगे पीसीआर श्रृंखला अभिक्रिया या पॉलीमरेज, इसी को कहते हैं पॉलीमरेज, यहां लिख देते हैं फुल फॉर्म, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जिसे शॉर्ट में पीसीआर कहते हैं। इसे मैं भैया आपके लिए बोलूंगा और आप लिख लेंगे ना, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। पीसीआर श्रृंखला अभिक्रिया आंसर नोट करें। पीसीआर का अर्थ है, पीसीआर का अर्थ है पॉलीमरेज, पॉलीमरेज, पी से पॉलीमरेज, सी से चेन और आर से रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पूर्ण विराम फुल स्टॉप। यह कम मात्रा में उपलब्ध, आगे उसी के आगे लिखो, यह कम मात्रा में उपलब्ध किसी डीएनए की डीएनए खंड की आवर्धन विधि है। इस अभिक्रिया में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करते हुए पात्रे विधि द्वारा उपयोगी जीन की अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं। पैराग्राफ चेंज करें, नई लाइन से लिखें, यह एंजाइम जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट के रूप में प्रयुक्त कर अभिक्रिया से मिलने वाले न्यूक्लियोटाइडों का चलिए लिख देता हूं, न्यूक्लियोटाइडों का उपयोग करके विस्तृत कर देता है, यानी फैला देता है, विस्तृत कर देता है। आगे लिखो, यदि डीएनए रेप्लिकेशन इसको द्विगुणन बोलते हैं, प्रोसेस को
रेप्लिकेशन प्रोसेस को कई बार दोहराया जाए तो लगभग 1 अरब प्रतिरूपों का निर्माण होता है। 1 अरब प्रतिरूपों का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम 90 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 98 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के कारण डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पृथक हो जाते हैं। जो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर पुनः जुड़कर डीएनए अणु का निर्माण करते हैं। पैराग्राफ चेंज करें, नई लाइन से लिखिएगा। इस प्रकार पीसीआर तकनीक का प्रयोग डीएनए क्लोनिंग या डीएनए आवर्धन या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं नए संक्रामक रोगों की पहचान में किया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का खा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग 6 के गा पर चलते हैं। कह रहा है जैव विविधता क्या है, वन्य जीव से यह किस प्रकार भिन्न है, पारितंत्र के कार्यों के लिए जैव विविधता कैसे उपयोगी है। तो 6वें का गा नंबर जैव विविधता या 6वें का क्वेश्चन नंबर जो गा है वो 2020 सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हैं। जैव विविधता के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है, ठीक है ना। अब 6वें के घा की बात करते हैं। 6वें के घा में जीवमंडल में घटित होने वाले कार्बन चक्र के सरलीकृत मॉडल का चित्र बनाइए। कार्बन चक्र के सरलीकृत मॉडल का चित्र या आपके नोट्स में, या मॉडल बनाना है मॉडल में नोट्स में, ये आपके उसमें मिल जाएगा, मॉडल पेपर में या कहीं भी आपकी बुक में मिल जाएगा। तो 6वें का घा भी हमारा वहीं से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नंबर 7 पर चलने वाले हैं, तो इसको हम साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है युग्मक जनन क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 युग्मक जनन। क्या कह रहा है युग्मक जनन। तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं,
कि लैंगिक जनन की क्रिया में लैंगिक जनन की क्रिया में भाग लेने वाली लैंगिक जनन की क्रिया में भाग लेने वाली इकाइयां युग्मक कहलाती हैं और युग्मकों का बनना ही युग्मक जनन कहलाता है। युग्मकों का बनना ही लैंगिक जनन की क्रिया में भाग लेने वाली इकाइयां युग्मक कहलाती हैं। अब लैंगिक जनन नर और मादा दो जंतुओं में होता है। नर में जननांगों में यानी वृषणों में शुक्राणु बनते हैं और मादा में अंडाशय में अंडाणु बनते हैं। शुक्राणु और अंडाणु का बनना ही युग्मक जनन कहलाता है। ठीक है ना। तो ये इतना हमारा पूरा हुआ। आगे उसी में जोड़ रहा है क्या कि शुक्राणु जनन, शुक्र जनन की प्रक्रिया। तो हेडिंग डाल देंगे शुक्राणु जनन, मानव में शुक्राणु जनन। ठीक है। नर जननांगों अर्थात वृषणों में क्या लिख सकते हैं? नर जननांगों अर्थात वृषणों में शुक्राणुओं का बनना, वृषणों में शुक्राणुओं का बनना शुक्राणु जनन कहलाता है। नर जननांगों अर्थात वृषणों में शुक्राणुओं का बनना शुक्राणु जनन कहलाता है। वृषणों में शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को ही शुक्राणु जनन कहते हैं। यह निम्न चरणों में पूरा होता है। यह निम्न चरणों में पूरा होता है। यह निम्न चरणों में पूरा होता है। तो आइए देखिए, इतना लिख गया होगा आपका। इसको हम साफ करके दोबारा से चलेंगे इसी क्वेश्चन में ऊपर से, क्योंकि हमें डायग्राम भी देना है तो उसको भी देखना है। नंबर 1 पर, इसके आगे निम्न चरणों में नंबर 1 पर हेडिंग होगी हमारी गुणन प्रावस्था। क्या होगी? गुणन प्रावस्था। इसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन प्रावस्था। इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। वृषणों की नोट करिएगा, वृषणों की शुक्र जनन नलिकाओं की जनन उपकला की कोशिकाओं में, वृषणों की शुक्र जनन नलिकाओं की जनन उपकला की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा प्राथमिक जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये द्विगुणित होती है। कैसी होती है? द्विगुणित। आइए डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। 2n मतलब द्विगुणित। ये प्राइमरी जर्म सेल है। क्या कहेंगे इसको? प्राइमरी जर्म सेल, प्राथमिक जनन कोशा है। अब इसमें समसूत्री विभाजन होगा, यानी माइटोसिस होगा। और आपको पता है समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिकाएं बनती हैं और फिर इसमें पुनः विभाजन होता है और 2 से
2n 2n 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। क्या बनती है? 4 कोशिकाएं बनती हैं। और ये सब कैसी होती हैं? द्विगुणन होती है, द्विगुणित होती है। 2n 2n 2n। तो ये हमारी जो है यहां से यहां तक गुणन प्रावस्था कंप्लीट हो जाती है। सर्वप्रथम वृषण की शुक्रजनन नलिकाओं की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये द्विगुणित होती है। इसके बाद नंबर 2 पर हमारी हेडिंग आती है वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था। तो वृद्धि प्रावस्था को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ फेज। इंग्लिश तो आपको आती ही है और पढ़े लिखे तो आप लोग है ही हैं। और चालाक तो साइंस साइड का बच्चा जो चालाक होता है वो जन्मजात होता है ना, वो बच्चा जन्मजात होता है। ग्रोथ फेज में क्या होता है कि ये जो कोशिका है, ये जो द्विगुणित कोशिका बनी है, इसमें पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। गुणन प्रावस्था से बनी, अच्छा इनका नाम भी बता देते हैं। इसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो गुणन प्रावस्था से प्राप्त या गुणन प्रावस्था से बनी स्पर्मेटोगोनिया, गुणन इसमें लिखेंगे गुणन प्रावस्था से बनी स्पर्मेटोगोनिया भोज्य पदार्थों को एकत्रित करके अपने आकार में वृद्धि करती है। अपने आकार में वृद्धि करती है। जिसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। जिसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ये 2n बन गई। अब आप देखिएगा कि ये आकार में बड़ी हो गई। इसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कोशिका कहते हैं। अब ये जब बन गई और आकार में बड़ी हो गई, आप देख रहे हैं इनकी अपेक्षा बहुत बड़ी होती है, तो हमारी जो ग्रोथ फेज है वो यहां से यहां तक में कंप्लीट हो जाती है। नंबर 3 पर क्या है? तीसरी हेडिंग होगी परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था इंग्लिश में कहते हैं मैच्यूरेशन फेज। मैच्यूरेशन फेज, परिपक्वन प्रावस्था। इसमें लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्या लिखेंगे? इस प्रावस्था में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, इस प्रावस्था में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में दो बार विभाजन होता है। प्रथम विभाजन अर्धसूत्री होता है। फलस्वरूप अगुणित सेकेंडरी, ये प्राइमरी थी, आगे अगुणित सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, जो कि पुनः समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर स्पर्मेटिड बनाती है। और इस प्रकार प्रत्येक स्पर्मेटोसाइट से 4 यानी 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनते हैं। 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनते हैं। आइए इसको समझाते हैं। अब जी जो हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें विभाजन होगा, कौन सा होगा भैया? मियोसिस होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है।
और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, दो कोशिकाएं बनती हैं जो कि NN रह जाती हैं। क्या हो जाती हैं, NN अगुणित हो जाती हैं। ठीक है ना, पहला विभाजन अर्धसूत्री होता है, NN बन गया, और दूसरे विभाजन में क्या होता है, अब समसूत्री विभाजन होगा। तो समसूत्री विभाजन से क्या होता है कि चार, इस तरह से चार कोशिकाएं बन जाती हैं जो कि हैप्लॉइड होती है। ठीक है ना, क्या होती है, ये विभाजन कैसा हुआ, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में दो बार विभाजन होता है। प्रथम विभाजन अर्धसूत्री होता है जिससे हैप्लॉइड कोशिकाएं बनती हैं, जो कि पुनः ये कोशिकाएं फिर से समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 1 2 3 4 चार हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनाते हैं। इनका नाम क्या होगा, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड। ठीक है ना, स्पर्मेटिड बनाती हैं। तो इस तरह से हमारी ये मल्टीप्लिकेशन फेज भी कंप्लीट हो जाती है। क्या हो गई भैया, मल्टीप्लिकेशन फेज भी हमारी कंप्लीट हो जाती है यहां से यहां तक। नंबर 4 पर होगा स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस यानी शुक्र कायांतरण क्रिया होती है, शुक्र कायांतरण क्रिया होती है। इसमें चलो हिंदी लिख देते हैं, शुक्र कायांतरण, शुक्र कायांतरण क्रिया होती है। इसमें लिख लीजिएगा स्पर्मेटिड, ये जो स्पर्मेटिड बना है गोल एवं अचल होता है। गोल तो आपको दिख ही रहा है, और अचल होता है मतलब चल फिर नहीं सकता। तो क्या लिखेंगे, स्पर्मेटिड गोल एवं अचल होता है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस, ये लिखा हुआ है, शुक्र कायांतरण या स्पर्मियोजेनेसिस क्रिया द्वारा पूंछ युक्त चल शुक्राणु में बदल जाता है, पूंछ युक्त चल शुक्राणु में बदल जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इस तरह से स्पर्म बन जाएगा पूंछ युक्त, ये स्पर्म है जो चल फिर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई शुक्र जनन क्रिया का वर्णन। आपका 1 नंबर का परिभाषा युग्मक जनन, 2 नंबर की थ्योरी और 2 नंबर का आपका डायग्राम दिया गया है। तो इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग इसमें चलेंगे क्वेश्चन नंबर आगे, 7वें के आगे जो अथवा वगैरह जो भी दिया है, अभी देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा, 7 का अथवा कह रहा, आवृत बीजी पौधे में निषेचन की प्रक्रिया का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए, नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का जो अथवा है, ठीक है ना, जो 7 का अथवा है, ये 2020 के सेट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा। इसका वर्णन डिटेल में हम करा चुके हैं, आप वहीं पर से इसका आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वैश्विक उष्णता में वृद्धि के कारणों और प्रभावों का वर्णन करिए। वैश्विक उष्णता वृद्धि को नियंत्रित करने वाले उपाय क्या है। तो हेडिंग हो जाएगी हमारी वैश्विक उष्णता। वैश्विक उष्णता, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉन्ग आंसर को लिखाना पड़ता है, तो इसमें लिखेंगे हरित गैसों मतलब ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता के कारण, ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता के कारण धरातल एवं समुद्र की
धरातल एवं समुद्र के औसत तापमान में हुई वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हुई वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये तो हो गई वैश्विक उष्णता की परिभाषा। अब हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे? वैश्विक उष्णता में वृद्धि के कारण। वैश्विक उष्णता में वृद्धि के कारण। वैश्विक उष्णता में वृद्धि के क्या कारण हैं, तो इनको लिखेंगे। नंबर 1, ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि का होना। पहला पॉइंट हो गया, ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि का होना, यानी ग्रीन हाउस गैसों का स्तर बढ़ना इसका एक कारण है। नंबर दो, एसी व फ्रिज यानी वातानुकूलित चीजें जो होती हैं, एसी व फ्रिज का अत्यधिक उपयोग। नंबर 3, परमाणु हथियार परीक्षणों का प्रयोग करना। नंबर 4, वृक्षों का अत्यधिक कटाव करना। ये आपके नंबर 3 हो गया, नंबर 4 हो गया। नंबर 5, जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल। अब डीजल पेट्रोल लोग कोई काम नहीं है तो भी बाइक लेके दौड़ रहे हैं, जहां देखो वहां बाइक लेके ही जाते हैं, साइकिल चलाना नहीं कोई चाहता है। तो उनसे जो निकलती है गैसें वो क्या करती हैं? पूरे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। तो हमारा 5वां पॉइंट हुआ जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम हेडिंग डालेंगे वैश्विक उष्णता के प्रभाव। इसके प्रभाव क्या क्या होंगे, कैसे कैसे लक्षण उत्पन्न होंगे। तो नंबर 1, फसलों की उत्पादकता में कमी। नंबर 1 पर लिख लीजिए, फसलों की उत्पादकता में कमी होती है। नंबर 2, भारत में होने वाली मौसमी वर्षा हमेशा के लिए बंद हो सकती है। हमारे देश में मौसमी वर्षा होती है, जुलाई से अक्टूबर तक बरसात होती है। वो भी आप देख रहे हैं उसका प्रभाव पड़ रहा है, कभी होती है कभी नहीं होती है, ये होता है। नंबर 3 है मरुभूमि यानी रेगिस्तानी जैसी मरुभूमि, मतलब रेगिस्तान, मरुभूमि का क्षेत्रफल बढ़ सकता है। नंबर 4, 1/3 वैश्विक वन समाप्त हो सकते हैं। नंबर 5, भीषण आंधी, चक्रवात तथा बाढ़ की संभावना बढ़ सकती है। नंबर 6,
नंबर 6 में थोड़ा भविष्य के बारे में वैज्ञानिकों ने बताया है कि वैज्ञानिकों का क्या मानना है कि नंबर 6 में 2050 तक 1 मिलियन से अधिक 2050 तक 1 मिलियन से अधिक पादप एवं जंतुओं की जातियां समाप्त हो जाएंगी। पादप एवं जंतुओं की जातियां समाप्त हो जाएंगी। तो ये थे हमारे प्रभाव। अब हेडिंग हम लोग डालेंगे वैश्विक उष्णता नियंत्रण के उपाय। वैश्विक उष्णता नियंत्रण के उपाय हमको करना है। तो इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं। नंबर 1 लिखेंगे जीवाश्म ईंधन का कम से कम प्रयोग किया जाए। नंबर 2 सेकंड पॉइंट है ऊर्जा दक्षता में सुधार किया जाए। नंबर 3 वनों के कटाव को, जो जंगल काटे जा रहे हैं, वनों के कटाव को कम किया जाए। नंबर 4 बढ़ती हुई जनसंख्या पर कठोर कानून बनाया जाए। नंबर 5 वन्य जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाए। नंबर 6 वनों का विस्तार किया जाए। नंबर 7 वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अथवा पर। क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा 8 के अथवा में कह रहा है टिप्पणी लिखिए। क्या कह रहा है भैया? टिप्पणी लिखिए स्वतंत्र अभ्युगम का नियम, डीएनए का अर्धसंरक्षी प्रतिकृत चयन और स्थानांतरण, इन सब के बारे में टिप्पणी करवा रहा है। तो भैया बहुत लंबा जाने वाला है ये क्वेश्चन। तो भैया पहली हेडिंग डाल देते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये मेंडल का 3rd नियम है, या इसी को द्विसंकर संकरण भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम आपको लिखाएंगे और बोलेंगे, आप लिखिएगा। क्या लिखेंगे? जब दो जोड़ी परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच वैसे मेंडल का 3rd नियम है, ये आपको आपके नोट्स में सेल्फ में मिल जाएगा। तो इसको आप सेल्फ कर लीजिए। आपका वीडियो चूंकि बहुत बड़ा होता जा रहा है, बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए जो है हम आपको इसका आंसर आपके नोट्स पर उपलब्ध होगा। और अगर किसी बच्चे को नहीं मिलता है, अगर कोई बच्चा जो हमसे नहीं पढ़ा है और कहीं यानी इटावा से बाहर है, तो वो हमारे नंबर पर 9412653889 पर व्हाट्सअप कर दे, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट नेम व्हाट्सअप कर दे, तो मैं उसको ये आंसर यहाँ से सेंड कर दूंगा। ठीक है ना? ये आंसर यहाँ से सेंड कर दूंगा। इसका जो सेकेंड मेथड है, डीएनए अर्धसंरक्षी होता है। डीएनए का अर्धसंरक्षी
प्रतिकृति, प्रतिकृति, प्रतिकृति यानी। तो भैया मैं आपको इसी क्वेश्चन के लिए नहीं, और भी कोई क्वेश्चन अगर आपका फंसता है और आपको नोट्स में उपलब्ध नहीं है, आपके सर के द्वारा किसी कारण से छूट गया है, वैसे तो सारे सर सभी अच्छा पढ़ाते हैं, सभी काम करते हैं, अगर छूट गया है तो आप हमसे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप उसका आंसर ले सकते हैं। क्योंकि भैया जब इतना शॉर्ट में बनाता हूँ, जब बोलता हूँ तब 2 घंटे 2.25 घंटे का वीडियो हो जाता है, इसको आप वहीं से कर सकते हैं। ठीक है, नहीं मिलता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। स्थानांतरण ये भी आपका वहीं से मिल जाएगा। तो अगर अगर इनके आंसर आपको नहीं मिलते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट नेम भेज दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर कह रहा है, पशुपालन से आप क्या समझते हैं? डेयरी तथा कुक्कुट फार्म में प्रयोग में लाई जाने वाली प्रबंधन प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो पशुपालन के बारे में हम लोग हेडिंग डाल देते हैं। क्या डालते हैं? पशुपालन। इसको आपको नोट करना होगा। पशुपालन में लिखते क्या है? मनुष्य के लिए लाभदायक, मनुष्य के लिए लाभदायक पशुओं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा आदि की उचित देखभाल एवं उनके प्रजनन को प्रजनन की देखभाल करना पशुपालन कहलाता है। देखभाल करना पशुपालन कहलाता है। अब इसी क्वेश्चन में आगे जोड़ रहा है, कह रहा डेयरी तथा कुक्कुट फार्म में, तो इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। तो पशुपालन को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। इसी क्वेश्चन में कह रहा है डेयरी तथा कुक्कुट फार्म में, तो हेडिंग डालेंगे डेयरी प्रबंधन। डेयरी प्रबंधन हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट में लिखना है, दूध यानी मिल्क और दूध से बने उत्पाद दूध से बने उत्पाद प्राप्त करने हेतु एक उद्योग के रूप में पशु प्रबंधन को डेयरी प्रबंधन कहा जाता है, को डेयरी प्रबंधन कहते हैं। नंबर 2, डेयरी प्रबंधन हेतु उत्तम नस्ल के पशुओं का चयन किया जाना चाहिए। यानी जब पशु पालना है, डेयरी उद्योग करना है, तो ये जो जंतु है, गाय भैंस है, उसकी अच्छी नस्ल वाली हमें चाहिए जिससे अधिक दूध मिले। नंबर 3 है उचित देखभाल की जानी चाहिए। यानी पशुओं को चारा पानी, उनकी साफ सफाई, रख रखाव, इन सब चीज़ों की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। नंबर 4 चौथा पॉइंट है पशुओं के लिए
उचित आवास कॉमा स्वच्छ वातावरण एवं पर्याप्त जल की व्यवस्था होनी चाहिए। पर्याप्त जल की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला पॉइंट नंबर 5, पशुओं की नियमित जांच की जानी चाहिए। पशुओं की नियमित जांच की जानी चाहिए। पशुओं की नियमित जांच की जानी चाहिए। तो ये 5 हो गए। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे कुक्कुट प्रबंधन या कुक्कुट फार्म हेतु प्रबंधन। कुक्कुट फार्म मतलब मुर्गी से होता है, मुर्गी पालन की बात कर रहा है। तो लिखिएगा कुक्कुट प्रबंधन हेतु निम्न प्रबंध किए जाते हैं। कुक्कुट प्रबंधन हेतु निम्न प्रबंध किए जा सकते हैं। नंबर 1, कुक्कुट फार्म की नियमित साफ सफाई करनी चाहिए। नंबर 2, नियमित साफ सफाई करनी चाहिए। नंबर 2 लिखिएगा कुक्कुटों के लिए उचित भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 3, थर्ड पॉइंट है साफ व स्वच्छ जल की व्यवस्था होनी चाहिए। और नंबर 4, निरंतर संक्रमण की जांच की जानी चाहिए। अगली हेडिंग है हमारी कुक्कुट पालन के उद्देश्य। इसके उद्देश्य क्या है? नंबर 1 लिखिएगा। नंबर 1, अंडे प्राप्त करने के लिए कुक्कुट पालन किया जाता है। अंडे प्राप्त करने के लिए कुक्कुट पालन किया जाता है। नंबर 2, मांस प्राप्त करने के लिए कुक्कुट पालन किया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 9 का जो अथवा है वो क्या दिया गया है और में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का और अथवा कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जिसमें पहला दे रहा है जैविक खाद। नंबर 2 पर दे रहा है हाथी पांव और तीसरा दे रहा है लाभदायक कीट। ठीक है भैया। तो इनकी जो डिटेल कराएंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन चला जाएगा और आपका लगभग 2 घंटे का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। इससे आगे बहुत बढ़ जाएगा वीडियो। ये आपके नोट्स पर सारी चीज़ें आपके सर द्वारा कराई गई होंगी
ठीक है ना, आपके सर द्वारा नोट्स पर सारी चीजें करवाई गई हैं। अगर बाय द वे किसी बच्चे को इनके आंसर नहीं मिलते हैं तो मैंने आपको जो नंबर दिया 9412653889, इस पर आप हमें अपना नाम, नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम करके व्हाट्सएप कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर डाल देना, क्वेश्चन नंबर डाल दें कि किस नंबर का आंसर हमें चाहिए, 9 का अथवा चाहिए तो 9 का और डाल दें, तो मैं आपको यहाँ से आपको आंसर सेंड कर दूंगा अगर आपको नहीं मिलता है तो, और अगर आपके नोट्स में उपलब्ध है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं। तो इसी के साथ हमारा आज जो थर्ड सेट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। और एक बात कहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हर कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, हर कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। लगे रहिए जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अनसॉल्व पेपर और थ्योरी के लिए आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी करवा देंगे, ऐसी हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। बस एक बार और रिक्वेस्ट कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। यहाँ इस चैनल में कोई भी फालतू चीज़ नहीं डाली जाती है, सिर्फ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपके इंटरमीडिएट कोर्स के लिए ही अच्छे से अच्छे टॉपिक्स डाले जाते हैं। ठीक है ना, अनसॉल्व सॉल्व करवाना, ये सब चीज़ें आपको दिया जाता है। अब चूंकि कुछ क्वेश्चन लॉन्ग हो जाते हैं, अगर उनको हम सॉल्व कराने लगेंगे तो बहुत लंबा, कम से कम 3 से 4 घंटे का वीडियो बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए जो है उनको हम सॉल्व नहीं, आपको बोल देते हैं। थोड़ी सी कठिनाई होगी लेकिन आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, बड़े आसानी से आप लिख सकते हैं, है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।